जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चा मेरे आज का जो क्लास होने वाला है ये ऑप्टिक्स का क्लास होगा। और ऑप्टिक्स का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इससे पहले जो मैं पहला वीडियो में करवा चुका था, आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में क्या होगा, ऑप्टिक्स हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब कि ऑप्टिक्स से इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स जो बनने वाला था, जो संभावित प्रश्न था, इससे पहले मैं एक वीडियो में मैं करवा चुका हूं। और आज जो हम लोग का जो होगा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद बच्चा मेरे ऑप्टिक्स का मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा भाई बंधु, सब तुम्हारा यहीं से आएगा। तो ध्यान से देखा जाए, यहाँ क्वेश्चन बच्चा मेरे बोल रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? तो जब किसी प्रकाश को अवरोधक के छिद्र से गुजारा जाता है तो उसके तीक्ष्ण कोण से, उसके किनारे से प्रकाश की जो मुड़ने की, फैलने की जो घटना होती है भाई मेरे, वो कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश को किसी अवरोध के छिद्र से गुजारा जाता है तो अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन। एक काम करना, यहाँ पे ये जो अवरोध लिखा हुआ है ना, इसको अवरोधक कर देना, यहाँ पे क लगा देना, अवरोधक कर देना, ये अवरोधक कर देना, और यहां भी अवरोधक कर देना है ना, अवरोधक कर देना है। जैसे ध्यान से देखो, ये मेरे पास में क्या है, एक प्लेट है और इसमें एक छिद्र किया हुआ है, ऐसे एक होल किया हुआ है, ऐसे होल किया हुआ है। और जब प्रकाश यहां, और यहां पे एक प्रकाश का स्रोत है, ऐसे प्रकाश का एक स्रोत है, ऐसे प्रकाश का एक स्रोत है। जब प्रकाश इससे जब पास करेगा तो इसके किनारे से प्रकाश क्या होगा, प्रकाश फैल जाएगा। और प्रकाश के फैलने की जो घटना होती है यही कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है तो ऐसे इसका आंसर लिख देंगे तो 2 मार्क्स हम लोग का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि यहां पे कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक शर्त क्या है। अभी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तरंगे समान कला या विपरीत कला में एक दूसरे से मिलती है या अध्यारोपित होती है तो इसी मिलने की जो घटना होती है ये कहलाता है प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। मतलब इसका शर्त पूछ रहा था। तो जब लिखा हुआ है पहला, दोनों तरंगे के आयाम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब प्रकाश के व्यतिकरण में जो तरंग होगा उसका बच्चा मेरे आयाम क्या, लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर, या तो बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण करने के लिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लेमडा होना चाहिए, n लेमडा होना चाहिए। और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ये रचनात्मक व्यतिकरण था, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना, 2n+1 λ/2 होना चाहिए। और वह प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए। अगर इतना कुछ अगर वो पालन कर रहा होगा, ये सब हमारा क्या है, तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हो गई। ठीक ना, व्यतिकरण, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है उसका पहला शर्त क्या होता है कि जो तरंग होना चाहिए उसका लगभग आयाम बराबर होना चाहिए या पूरा बराबर होना चाहिए, ये पहला शर्त था। दूसरा कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लेमडा होना चाहिए। और तीसरा, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो 2n+1 λ/2 होना चाहिए। और चौथा बच्चा रे, प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए। अगर इतना चीज है इसका मतलब व्यतिकरण हम लोग का सही है जो बात है। और ये चारों क्या है, व्यतिकरण का क्या हम लोग का शर्त है। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक 2 शर्त को लिखिए। तो जब 2 बोलेगा ना तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। और व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है, एक रचनात्मक होता है, एक विनाशी होता है। और रचनात्मक को हम लोग संपोषी व्यतिकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट किया जाए। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन, ये सब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ये कहने का क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बैंक का है और या संभावित प्रश्न है। मतलब एग्जाम में जो आने वाला जो मुख्य प्रश्न होता है, जो संभावित प्रश्न होता है, मैं वो लेके आता हूं। और जितने भाई बंधु बहने हैं अगर यहां से पढ़ लिया जाए, ये सब पढ़ लिया जाए, तो उम्मीद था 70 में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मतलब बिहार बोर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन कहां चला आया है, फिजिक्स बिहार में चला आया है। तो जो बच्चे यहां से पढ़ लेंगे वो 100% 70 में 70 लेके कंफर्म वो आएंगे। इसलिए बच्चा फिजिक्स बिहार के साथ पढ़ना जरूरी है। और जहीं तहीं ध्यान नहीं देना है, सीधा कहां भाई, फिजिक्स बिहार पे पढ़ना है।
फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स बिहार पर, और जो केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, हमारा एक और चैनल है अस्मिता स्टडी है, वहां पे जाके सभी बच्चे को बंधु को पढ़ना है। वहां पे वो हमारा ही चैनल है, वो दूसरा का चैनल है, वो हमारा ही चैनल है अस्मिता स्टडी। अगर सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, जहां पे हमारे प्यारे से सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, और एक भौकाली सर है जो भौकाल मचाते हैं, जो केमिस्ट्री गुरु कहलाते हैं, पंडित सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वहां पर आप जाके केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स बिहार पे पढ़ना ही है। ठीक है, अब देखा जाए व्यतिकरण, एक साथ व्यतिकरण लिखा हुआ है, एक साथ विवर्तन लिखा हुआ है। अब ये व्यतिकरण में क्या होता है कि यह घटना दो कला संबंध स्रोत से चलने वाले दो पृथकृत तरंगों के बीच अध्यारोपण के परिणाम से होता है। व्यतिकरण बच्चा कैसे होता है, तो दो तरंगों के अध्यारोपण से हम लोग का व्यतिकरण होता है। और विवर्तन बोल रहा है ना, यह घटना एक ही तरंगाग्र कि विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम होता है। ठीक, अगला बोले यहाँ पे कि इनमें सभी दीप्त फ्रिंज एक समान तीव्रता की होती है। मतलब कि व्यतिकरण में क्या होता है, जो फ्रिंज जो बनता है, जो दीप्त फ्रिंज जो बनता है, उस सब का तीव्रता क्या होता है, समान होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बोल रहा है इसमें सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता विभिन्न तीव्रताओं की होती तथा तीव्रता के घटते क्रम में होता है। मतलब केंद्रीय फ्रिंज का तीव्रता सबसे बेसी होता है विवर्तन में, इसके बाद जो होता है, मतलब इसके बाद जो गौण उच्चनिष्ठ होता है, जो द्वितीय, मतलब उसके बाद जो फ्रिंज बनता है ना द्वितीय विवर्तन में, वो सबका तीव्रता घटते चला जाता है। विवर्तन में तीव्रता, मतलब विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता घटते क्रम में होता है, फ्रिंज का जो तीव्रता घटते क्रम में होता है, और व्यतिकरण में सबका समान होता है, याद रखना है। इनमें सभी फ्रिंज समान चौड़ाई की होती है। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है बच्चा मेरे, समान होता है, चाहे काला फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज हो या दीप्त फ्रिंज हो, सबकी चौड़ाई समान होती है। लेकिन जो विवर्तन होता है इसमें क्या, फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है ना, इसमें असमान चौड़ाई का फ्रिंज बनता है। अगला, इनमें निम्निष्ठ प्राय पूर्णतः अंधकार होता है। यानी व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ जो बनता है, जो अदीप्त फ्रिंज जो बनता है, वो पूरा का पूरा काला होता है, पूर्णतः अंधकार होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग का अंतर है। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अगर अंतर पूछता है बच्चा मेरे, तो दो अंतर लिख देना है, 2 या 3 अंतर अगर दे देती हो तो बिहार बोर्ड क्या करेगा, 2 मार्क्स आसानी से दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। इसके पोलराइड क्या है, इसका 2 उपयोग पूछता है। अब ये पोलराइड होता है क्या, तो पोलराइड क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता को कम करने की एक युक्ति होती है, एक साधन होता है जो प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। हम लोग बोलेंगे वह युक्ति या वह साधन, वैसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को घटाया जाता हो, वो क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है। अब इसका एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, यह ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की वह युक्ति है जिसका कार्य सिद्धांत द्विवर्णिता पर आधारित होता है। अगर इतना लिख देते हैं तो हम लोग का 2 मार्क्स कंफर्म। ये पोलराइड का डिफिनेशन, इसका काम होता है बुआरे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना, मतलब दिशाहीन प्रकाश को, मतलब दिशाहीन प्रकाश को दिशा देना या प्रकाश की तीव्रता को घटाना, इसका काम होता है। यह ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की वह युक्ति है जिसका कार्य सिद्धांत द्विवर्णिता पर आधारित होता है। इसका उपयोग क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता घटाने के लिए लोग इसका उपयोग करता है, और हवाई जहाज की खिड़की में भी इसका उपयोग किया जाता है, एलईडी में यूज करता है लोग, और धूप का जो चश्मा होता है इसमें भी लोग किसका उपयोग करता है, तो पोलराइड का यूज करता है ना। गर्मी के समय में क्या होगा, अगर बच्चा मेरे बाहर जाओगे ना, बाहर जैसे घर से बाहर निकलोगे तो धूप बहुत ज्यादा हो जाता है, आंख क्या होता है, चुनरा जाता है, चौंधिया जाता है। तो उस प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए ताकि हमारे आंखों तक कम प्रकाश जाए, आंख हमारा न चौंधियाए, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो चश्मा का यूज करते हैं। एंटी ग्लेयर चश्मा आता है, उसका काम क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता को कम करना, और वो चश्मा एक प्रकार का क्या होता है, तो पोलराइड होता है ना। या ऐसा देखे होगे कि जो वाहन जो होता है, कार जो होता है, तो कार के आगे जो शीशा लगा होता है वो भी क्या होता है, पोलराइड होता है। अगर सामने से कोई ट्रक वाला रहा है या कोई कार आ रहा है, तो उसका जो प्रकाश जो होता है ना, वो ड्राइवर की आंख पर पड़ेगा तो आंख चौंधिया जाएगा, तो उसको देखने में दिक्कत होगा। इसलिए वो जो आगे जो ग्लास लगा होता है, जो मिरर होता है, वो ग्लास क्या करता है, मतलब वो जो शीशा होता है ना आगे वाला, जो बड़ा सा जो शीशा होता है, वो पोलराइड होता है। वो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है ताकि ड्राइवर को देखने में असुविधा न हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट किया जाए। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे बोल रहा है यहां से कि ब्रूस्टर का नियम क्या है समझाना है। ब्रूस्टर का नियम पूछ रहा है, ब्रूस्टर का नियम पूछ रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत छोटा सा चीज है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो बड़े ध्यान दे, बोला ब्रूस्टर का नियम ना, तो ब्रूस्टर का नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुन। इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का एक परावर्तक तल है, मतलब एक अपवर्तक तल है, ये हम लोग का एक अपवर्तक तल है। इस पर क्या है, कोई प्रकाश आ रहा है, ऐसे कोई प्रकाश आ रहा है, और ये हम लोग का अभिलंब होता है, ये हम लोग का ऐसे अभिलंब होता है, ऐसे अभिलंब होता है। ये हम लोग का आपतन कोण आई, आई हो गया, ये हम लोग का आपतन कोण क्या हो गया, आई हो गया, और ये अपवर्तित किरण हो गया, ऐसे हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। अगर ये कोण क्या होगा, आईपी होगा, मतलब अगर ये ध्रुवन कोण होगा, तो ध्रुवन कोण की स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश का कुछ अपवर्तन भी होता है, अंशतः अपवर्तन, कुछ अपवर्तन भी होता है, और कुछ परावर्तन भी होता है, दोनों काम इसमें होता है। तो ये हम लोग का ऐसे परावर्तन हो जाता है, और ये जो होता है यहां पर जो प्रकाश होता है ये अध्रुवित प्रकाश होता है, ये अध्रुवित मतलब इसमें कोई दिशा प्रकाश का, ये अध्रुवित प्रकाश है। इधर जो प्रकाश होता है बुआरे, ये अंशतः ध्रुवित होता है, अंशतः ध्रुवित होता है भाई मेरे। ये जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, ये अंशतः ध्रुवित, अंशतः ध्रुवित होता है, ध्रुवित होता है, ध्रुवित होता है। और ये क्या होता है भाई मेरे, तो ये हम लोग का पूर्णतः ध्रुवित, ये हम लोग का पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित, ये पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। और ये आईपी होगा तो ये भी कोण क्या होगा, ये हो आईपी होगा, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन परावर्तन कोण बराबर होता है, और ये हम लोग का आर हो जाता है। लेकिन जब परावर्तन अपवर्तन दोनों होगा तो ये जो दोनों कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये जो कोण बच्चा मेरे, ये कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा पाई बाय 2 का। ये फोटो से थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा पाई बाय 2 से ज्यादा का लग रहा है, बट ये पाई बाय 2 होता है। यहां ध्यान से देखो, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें को किसी अपवर्तक सतह पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, यहां पे हाई लगा देना, जाता है, यदि आपतन कोण ध्रुवन कोण के तुल्य हो जाता है, ये आपतन कोण था आई, अगर आपतन कोण ध्रुवन कोण के बराबर हो जाता है, तुल्य हो जाता है, तो परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। मतलब जब ये आपतन कोण ध्रुवन कोण के बराबर होगा तो ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत हो जाता है। तो ध्यान से देखना बच्चा मेरे, यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, इतना कुछ तो हो गया। तो अब यहां से हम लोग सीधा लिख सकते हैं, हम लोग सीधा यहां से पता है क्या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 आईपी लिख सकते हैं। म्यू बराबर कितना, 10 आईपी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना कुछ देके और यहां तक म्यू बराबर 10 आईपी लगा देंगे तो हम लोग का 2 मार्क्स यहां से क्लियर हो गया। या अगर हम चाहते हैं इसको और बनाना, और अच्छा से बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको अच्छा से बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं इसको, सो या तो सीधा शॉर्ट में कर दो, नहीं अगर और अच्छा से बनाना है तो इसको पूरा बना लो। ध्यान से देखो, देख भाई यहां से क्या होगा, ये जो ये कोण देखना, ये वाला पूरा कोण देखना, यानी आईपी प्लस में पाई बाई 2 अब प्लस में आर इज इक्वल टू कितना, पाई होगा, पाई 180 होगा। ये पूरा कोण देखना, ये पूरा कोण देखो, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहां से अगर हम लोग आर निकालेंगे भाई मेरे, पहले निकालो ना, आईपी प्लस में पाई इज इक्वल टू, अगर ये पाई उधर चला गया तो पाई माइनस पाई बाई 2, अब देखना 2 पाई मतलब कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा ना, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से आईपी का जो वैल्यू होगा, यहां से बच्चा मेरे आईपी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आईपी बराबर पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सॉरी, यहां से जो आर का जो वैल्यू होगा, आर का ये पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, आई पी हो गया। ये हम लोग का हो गया, आर का वैल्यू हो गया। देखिए यहां से हम लोग निकाल लें इसको, आर का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग ऐसे यहां से आर का वैल्यू निकाल लिए। अब वो काम कर बच्चा मेरे, यहां से कि μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन आई बट्टा आर, तो साइन आई पी, अब बट्टा में साइन आर के जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग, आर का वैल्यू, तो पाई बाई 2 अब माइनस में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे आई पी लगा देंगे, माइनस में लगा देंगे बच्चा मेरी आई पी। अब देख तो भाई इसको, ये हवा हो गया, तो हवा के लिए μ1 बराबर कितना, 1 होता है, और ये μ2 बराबर कितना, यहाँ म्यू मान लेते हैं, नहीं उसके लिए 1 मान लेते हैं, इसको μ2 बराबर म्यू मान लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, म्यू बट्टा में 1 इज इक्वल टू साइन आईपी बट्टा कितना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये कॉस आईपी हो गया, कॉस आईपी हो गया। तो यहां से भाई मेरे म्यू कितना हो जाएगा, 10 आईपी हो गया। अगर इतना दे देते हैं बच्चा मेरे, तो यहां से हम लोग का 5 मार्क्स सॉरी और 2 मार्क्स हम लोग का क्लियर हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो भाई इसका।
या तो इतना पूरा दे दो, नहीं तो सीधा इतना लैंग्वेज दे क्या, सीधा म्यू बराबर कितना 10 आईपी, और ये आईपी क्या है, यही ध्रुवन कोण है बच्चा मेरे, आईपी मतलब ध्रुवन कोण हो गया। अगला देखो छठा क्वेश्चन देखो, छठा कड़ा हुआ रे कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। जब सूर्य से जो प्रकाश जो आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें क्या होता है कि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस कारण नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे बेसी होता है। और जो हमारे वायुमंडल में सबसे बेसी प्रकीर्णित होगा हम लोग को वही दिखाई पड़ेगा ना। आकाश में पूरा प्रकीर्णित हो गया तो आकाश में नीला रंग क्या होता है, पूरा फैल जाता है, तो पूरा आकाश हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है ना। इसी कारण से आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बैगनी का भी होता है लेकिन सबसे कम किसका होता है, पर बैगनी उतना दिखाई नहीं पड़ता है हम लोग को, लेकिन नीला का जो होता है प्रकीर्णन बहुत कम, मतलब नीला का वेवलेंथ कम होता है और प्रकीर्णन सबसे बेसी उसी का होता है। इसलिए नीला रंग अत्यधिक प्रकीर्णित होता है, जिस कारण से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन आता है इतना दे दोगे भाई बंधु तो 2 मार्क्स आसानी से वो दे देगा। आगे आता हूं, सातवां देखो, साथ में करा बोरे कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कि आवर्धन क्या होता है, हर बच्चा पढ़ चुका होगा आवर्धन क्या होता है और आवर्धन क्षमता क्या होता है बच्चा। देखो आवर्धन क्या होता है, तो बच्चा मेरे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, सब बच्चा पढ़ा होगा। ये आवर्धन क्या होता है वो देख लो। पहले आवर्धन लिखता हूं, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, ये आवर्धन क्या होता है भाई, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन क्या होता है बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की अनुपात हो गया, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। ये हम लोग का आवर्धन कहलाता है ना। आवर्धन इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। नहीं देने कोई दिक्कत नहीं है। एम इक्वल टू कितना होता है, एच डैश बट्टा एच होता है। ये हम लोग का आवर्धन का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्या दे दिया, अब यहां दे दिया बोले कि आवर्धन क्षमता बोल दिया, आवर्धन क्षमता। अब ये आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो ये होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, देखो प्रतिबिंब द्वारा, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसे लेते हैं। प्रतिबिंब द्वारा हो गया, प्रतिबिंब द्वारा लेंस से बना दर्शन कोण द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण बीटा, दर्शन कोण क्या बीटा, तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को क्या कहता है, आवर्धन क्षमता कहा जाता है ना, कहा जाता है। बच्चा मेरे इसका फॉर्मूला m बराबर कितना होता है, बीटा बट्टा अल्फा होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इतना हम लोग दे देते तो यहां से हम लोग का 2 मार्क्स क्या होता है, क्लियर हो जाएगा। या तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आएगा या साथ में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, वैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो भाई इसको देख लेना है। ठीक है, अगर इतना दे देते तो हम लोग 2 मार्क्स यहां से हम लोग आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है भाई, इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वो अरे 8 नंबर देखो, यहां कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यहां कितने प्रकार की होती है। तो देखो इसका आंसर 2 या 2 से अधिक तरंगे समान कला या
विपरीत कला, विपरीत कला, विपरीत कला, कला में जब अध्यारोपित, अध्यारोपित, अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, होती है, तो इस घटना को, भाई अध्यारोपित मतलब क्या, मिलती है, तो इस घटना को, इस घटना को वो क्या कहा जाता है, घटना को, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का, प्रकाश का, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण करण कहा जाता है, कहा जाता है। ये बच्चा मेरे प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार की होती है, यहां से लिख देते हैं, ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की भाई, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, की होती, दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है भाई, रचनात्मक, रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण। और बच्चा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विनाशी होता है, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण होता है, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होता है, संपोषी बोलते हैं और इसको विनाशी बोलते हैं। चल बच्चा इसका स्क्रीनशॉट करो। दो या दो से अधिक तरंगे समान कला या विपरीत कला में जब अध्यारोपित होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। और ये कितना प्रकार के बच्चा मेरे, दो प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। आगे चलते हैं, अगला देखा जाए। 9वें बोर्ड में क्या बोल रहा है यहां से कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं आपेक्षिक अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यहां भाई मेरे अपवर्तनांक से क्वेश्चन आ रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आसानी से बच्चा मेरे दे सकते हो। ठीक है, देखो, हाँ आगे आते हैं। तो ये क्या होता है, तो कह रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब कि इस अपवर्तनांक का तो सिंबल म्यू होता है, तो किसका भाई, तो बोला निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, तो माध्यम के लिए बउआ एम लगाएंगे, किस माध्यम के सापेक्ष, किसका, निर्वात के सापेक्ष, तो जिसके, अच्छा किसका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक बोलता है वो नीचे लिखाता है, और जिसके सापेक्ष होता है वो क्या लिखाता है, एयर में, वो ऊपर लिखा जाता है। एयर के लिए ए लगा दिए, बराबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है C/V हो जाता है। तो ऐसे लिख देंगे म्यू एम ए बराबर C/V। अगर ये AM नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बात है, यानी मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो बच्चा मेरे क्या कहलाता है, वो कहला जाता है आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देख बोले यहां पे क्या था कि ये माध्यम था, तो माध्यम में चाल कितना V हो गया। ये क्या है, ये हम लोग का एयर है, तो एयर में प्रकाश का चाल क्या होता है, C होता है। जहां ये C क्या होता है भाई मेरे, C होता है प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल होता है। और ये कहा निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ होता है। अब यहां बोल रहा है आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक को लोग क्या बोलता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलता है। तो देखो मान ले दो माध्यम है, एक A दूसरा B, तो दूसरे माध्यम का बोल रहा है तो यहां B लगाते हैं, कितना सापेक्ष में, तो पहला माध्यम के, तो यहां पे A लगाओ, बराबर बच्चा मेरे क्या हो जाएगा, तो यहां से भाई मेरे बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर VA, अब बाई कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। ये V क्या है, V हम लोग का चाल दिया हुआ है, और यहां B था, तो जो यहां होगा वही यहां पे होगा। यहां M मीडियम था, तो मीडियम में क्या माने थे, चाल V माने थे। अगर मन होगा तो यहां पर हम लोग V में M लगा देंगे, है ना। और A अगर C क्या है, तो हम लोग C में A लगा देंगे, एयर के लगा देंगे। यहाँ पर CA = क्या हो गया, प्रकाश का चाल हो गया। ठीक है, एयर में चाल हो गया इसका। स्क्रीनशॉट कर भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, बोले बड़े कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना था। तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर लेमडा D बट्टा क्या होता है, D होता है, यही ना होता है, यही फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला पूछा था। ये D क्या होता है, D होता है छिद्र, D होता है छिद्र है ना, छिद्र तथा
छिद्र तथा अवरोधक तथा पर्दा 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 ऐसा अच्छा से लिखता हूं, पर्दा पर्दा के बीच की दूरी होती है, के बीच की दूरी होती है भाई मेरे। और ये डी क्या होता है, ये छोटका डी क्या होता है, ये होता है दोनों छिद्रों के बीच की, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी होती है, के बीच की दूरी होती है, ये होते के बीच की दूरी होती है। और हम लोग का भाई मेरे क्या हो गया, लेमडा क्या हो गया, ये तरंग धैर्य होता है, ये तरंग धैर्य होता है, ये तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है, ठीक है ना, ये तरंग धैर्य वेवलेंथ होता है, तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो भाई। चलो आगे बढ़ता हूं। 11 में बोल आ रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके शर्त को लिखना है। तो देखो ध्यान से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी अपवर्तक सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन लोग बोलते हैं। पहले इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, इसका मैं परिभाषा लिख देता हूं, डिफिनेशन। ये होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर किसी अपवर्तक सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, है ना, कहलाता है। या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी अपवर्तक सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यह घटना कहलाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना बच्चा, बहुत आसान, बहुत सरल है, कुछ खास नहीं है। और जैसे कि प्रकाश मान ले भाई मेरे यहां से चला और यहां से चला, प्रकाश ऐसे गया चलक के, और ये हम लोग का हो गया ऐसे हो गया, और प्रकाश वापिस इसी माध्यम में आ गया, तो यही कहला गया, यहाँ पर क्या कहला गया, प्रकाश का ये कोई अपवर्तक, ये क्या, ये कोई लिक्विड होगा, कोई एयर होगा, कोई पानी होगा, जल होगा, वाटर होगा, ऐसे कुछ है, तो ये कहला गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin होता है, ये sin c होता है। जहां c क्या होता है भाई मेरे, तो ये क्रांतिक कोण होता है। अभी क्रांतिक कोण क्या होता है, हर बच्चा पढ़ चुका है। और सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, और जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक ना, हाँ, या यह बोल सकते हैं जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है। हाँ, ये तो हो गया ना, यहाँ शर्त भी लिखना है, तो भाई मेरे यहां तक स्क्रीनशॉट किया जाए, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट कर लो। इसका शर्त भी पूछ रहा है, तो शर्त मैं यहां लिख देता हूं, इसका शर्त क्या होता है, इसका शर्त भी पूछा है ना, इसको मिटा दिया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा सब बच्चा का। इसका शर्त देखो, इसका शर्त पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बोलेंगे आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, से भाई मेरे अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो नहीं। ये जो आपतन कोण होगा ना, ये जो आपतन कोण आई होगा, ये आई क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, तो क्रांतिक कोण से, आईसी से बड़ा होना चाहिए, अगर ये क्रांतिक कोण आईसी लिख सकते हैं, या हम लोग सी भी लिख सकते हैं, ऐसे सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तब तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। चल भाई मैं इसको लिख लिया, अब आगे बढ़ता हूं, बस ज्यादा नहीं है। आगे देखो, आगे करे बोले, यहां देखो कह रहा है कि नेत्र के स्पंदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र का स्पंदन क्षमता होता क्या भाई, यह स्पंदन क्षमता क्या होता है। एक मिनट बच्चा,
चल वो ध्यान दे, ये नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते कह रहा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वस्तु की दूरी बदलने के साथ साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः समायोजित हो जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, तो उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है। जैसे मान ध्यान दे भाई, जैसे मान ले कोई वस्तु नजदीक में तो मेरा रेटिना पर इमेज बन रहा होगा, अब वस्तु एकाएक दूर चल जाए तो भाई वस्तु दूर चला गया तो हमारा आंख के रेटिना पर इमेज बनना चाहिए ना। अभी रेटिना से पहले अगर मतलब इमेज बन जाएगा तो भाई हम लोग को दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आंख की वह क्षमता जिससे क्या हो कि नेत्र लेंस खुद समायोजित करे, मतलब खुद बैलेंस हो जाए और इमेज को कहां बना दे? रेटिना पर। तो ये कहलाता है नेत्र लेंस का समंजन क्षमता कहलाता है। और ये 10 से बच्चा सब तू लोग पढ़ा होगा, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, कितना भाई लिख दोगे 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं। 13 नंबर बच्चा बोल रहा है कि संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्तें। बहुत आसान क्वेश्चन है संपोषी व्यतिकरण की। तो कह रहा है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान क्या होना चाहिए? तो पाई का समगुणज होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। अगर पाई का समगुणज है तो संपोषी व्यतिकरण है, और नहीं है तो संपोषी व्यतिकरण नहीं है, ठीक है। अगला देखो, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान कितना? λ/2 या -λ/2 का क्या होना चाहिए? समगुणज होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या होगा? तो संपोषी व्यतिकरण होगा। तो बच्चा आज मैंने 2 मार्क्स का, यहां से हम लोग का ऑप्टिक्स खत्म। भाई मेरे क्या हो गया? ऑप्टिक्स हम लोग का हो गया खत्म, ये ऑप्टिक्स खत्म हो गया। और ऑप्टिक्स आज मैं खत्म कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम लोग का टेंशन बहुत बड़ा खत्म हो गया। ऑप्टिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, अब बस गया ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स का। तो वो भी मैं वीडियो में बना दूंगा, आगे मैं ला दूंगा। और इसके बाद जो क्लास होगा वो ऑप्टिक्स के 5 मार्क्स का ही होने वाला है। और समझ सकते हो, इतना अगर बच्चा मेरा कर लेता है जितना मैं करवा दिया, अगर भाई इतना कर लेते हो तो एग्जाम में नंबर छूटने की कोई बात ही नहीं आता है, छूटेगा ही नहीं। इसलिए जितने भाई बंधु हो, बहने हो, वो सारे के सारे मैं जितना क्वेश्चन करवा दिया वो क्वेश्चन कर लेना। और जो ऑब्जेक्टिव जो मैं मॉडल सेट में जो डालता रहता हूं बीच बीच में, उसको भी एक बार क्या करना है, अपने से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।